नमस्कार, मैं हूं रवि के अंतराल चैनल पर। वक्त है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड के माणा में आए एवलांच के दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दोपहर में एक दुखद समाचार मिला। ग्लेशियर के मलबे में रेस्क्यू से निकाले गए 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई। अब तक 50 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 5 लोगों की तलाश जारी है। सेना के एक्सपर्ट युद्ध स्तर पर सर्च और रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू में कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही है। सड़कें बाधित होने के कारण कुल 6 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। हेलीकॉप्टरों में भारतीय सेना विमान के 3 चीता हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर और 1 निजी हेलीकॉप्टर शामिल है। चमोली के जिलाधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू किए गए 50 मजदूरों में से 24 मजदूरों को हेलीकॉप्टर से ज्योतिर्मठ लाया गया। तो बड़ा बचाव जारी है। दरअसल आर्मी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में यहां पर इलाज चल रहा है। बाकी मजदूरों का बद्रीनाथ आर्मी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। यहां पर बद्रीनाथ हेलीपैड में बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। सुबह हेलीपैड की बर्फ साफ होने के बाद बाकी मजदूरों को भी ज्योतिर्मठ लाया जाएगा। जिलाधिकारी ने आर्मी हॉस्पिटल में घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना। वहीं आर्मी हॉस्पिटल में गंभीर रूप से घायल एक मजदूर को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। शनिवार की सुबह ही राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ज्योतिर्मठ पहुंच गए थे, जहां सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण के बाद अधिकारियों से बातचीत कर दिशा निर्देश दिए हैं। अब तक लापता कुछ लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया। विपक्ष का कहना है कि जब मौसम विभाग ने चेतावनी पहले ही दे दी थी, तो मजदूरों से वहां काम क्यों करा जा रहा था। समय मौसम इस प्रकार से अचानक खराब हुआ है। जब तक मौसम विभाग आगे की भविष्यवाणी न करे, तब तक वो अपनी यात्रा थोड़ा इसके जो मौसम के अनुसार ही अपनी यात्रा का शेड्यूल बनाए। कुल मिलाकर सभी लोग बहुत युद्ध स्तर पर लगे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। गृह मंत्री जी ने भी लगातार हमारे से इसकी चिंता की है। रक्षा मंत्री जी ने भी अपने सभी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम बीआरओ वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, सभी को यहाँ पर लगाया है। और हमारे अन्य संगठन भी, सेना के लोग पूरे रात भर उन्होंने बहुत परिश्रम किया है, बहुत प्रयास किया है। और उस पर सभी एक्सपर्ट जितने प्रकार के भी होते हैं, जो और रडार की भी लिए भी जो है, उस पर भी रडार भी वहाँ पर अपना काम करे, उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो सभी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तो रेस्क्यू हो रहा है, तो सभी लोग जो हैं, जिनको चूंकि जो निकले हैं उनमें से 1-2 लोगों की थोड़ा सा गंभीर स्थिति भी है, लेकिन चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं भी तत्काल मिल रही हैं, एएमसी के लोग भी लगे हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग भी लगे हैं। सबको अस्पतालों में जल्दी से भर्ती कराया जा रहा है और हेलीकॉप्टरों के द्वारा जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू अभियान पूरा करके जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। जो भी दवाएं इत्यादि चाहिए वो है, ठीक है, अभी सब सुरक्षित। उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में हुए ग्लेशियर हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का बचाव अभियान भारतीय सेना की आइबेक्स ब्रिगेड टीम के द्वारा लगातार जारी है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण कुल 6 हेलीकॉप्टर को लोगों की निकासी के लिए तैनात किया गया है। इसमें भारतीय सेना के 3 चीता हेलीकॉप्टर हैं, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर हैं और भारतीय सेना के द्वारा किराए पर लिया गया एक सिविल हेलीकॉप्टर शामिल है। अब तक की प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 50 व्यक्तियों को बचाया जा चुका है। दुर्भाग्य से 4 घायल व्यक्तियों की मौत की पुष्टि की गई है। बचाव दल के द्वारा घायलों को निकालने में प्राथमिकता दी जा रही है तथा भारतीय सेना बाकी 5 लापता व्यक्तियों को बचाने के लिए लगातार तलाशी अभियान चला रही है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता, सेंट्रल कमांड के आर्मी कमांडर तथा यूबी एरिया के जीओसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर खुद इस बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। बहुत गंभीर मामला है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला मामला है और जब मौसम विभाग पहले से चेतावनी जारी कर रहा हो, तब फिर जो है मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज क्यों किया गया। और आपको पहले से पता है कि यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटती रहती हैं, तो अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की आवश्यकता थी और उसके बावजूद लापरवाही बरती गई है और लोगों की जान को जोखिम में डाला गया है।
निश्चित तौर पर जो है इस प्रकार की घटनाओं पर जब तक सरकार सख्त एक्शन नहीं लेगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। देखते हैं सरकार इस घटना से सबक लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। हमारे श्रमिक सभी लोग रात को आराम कर रहे थे और अपने कैंप में थे, अपने कंटेनर में थे, और वहाँ पर वो प्रकृति की जो वो इस तरह की घटना घटी है बहुत ही दुखद है। लेकिन बड़ा अफसोस है और बड़ी शर्म भी आती है कांग्रेस की राजनीति पर, उनकी विपक्ष होने के नाते जिस तरीके से वो अपनी छोटी मानसिकता का परिचय देने का काम करते हैं, और इस तरह के संवेदनशील जो घटना इस तरह की अचानक घट गई है, जो मुझे लगता है कि ईश्वर करे वो सबके सब बचकर आए और कांग्रेस के मुंह पर वो तमाचा लगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस इसको राजनीतिकरण देने का काम कर रही है, झूठ बोल करके गलत भ्रम की स्थिति को पैदा करके सरकार बेहतर काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस समय ये घटना घटी उसी समय से लेकर के और अभी तक स्वयं मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं, और वहाँ पर पहुँचकर हमारे सभी श्रमिकों का कुशलक्षेम पूछने का काम किया, उनको सही तरीके से उनके स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, दिशा निर्देश देने का काम अधिकारियों को किया, अस्पतालों में पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं देता। पर इस तरह की राजनीति और ओछी राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए विपक्ष के द्वारा। ऑपरेशन अभी भी जारी है। दरअसल 50 श्रमिकों को यहां से निकाल लिया गया। एक दुखद समाचार दिन में प्राप्त हुआ कि 4 श्रमिकों की इलाज के दौरान वहां पर उनकी मौत हो गई, उनकी जान चली गई। लेकिन 5 श्रमिक जो कि अभी भी नहीं निकाले गए हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भारी बर्फबारी हुई, अगर कल मौसम साथ देता तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत जल्दी किया जा सकता था, लेकिन मौसम ने भी साथ नहीं दिया, इस वजह से भी देरी हुई है। तो क्वेश्चन आवर में आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। दरअसल चमोली के माणा में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जब यहां पर हिमस्खलन हुआ तो 55 श्रमिक यहां पर मौजूद थे। 50 श्रमिकों को निकाल लिया गया। दुखद खबर यह है कि 4 श्रमिक जो ज़्यादा घायल हो गए थे उनकी जान चले गई, लेकिन 5 श्रमिक अभी भी दबे हुए हैं जिनको नहीं निकाला गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बीच में इसमें लेकर भी कोई अपडेट आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन चमोली के माणा में जो हुआ उसको लेकर सभी लोग दुआएं भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है और रेस्क्यू लगातार जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो श्रमिक अभी बाहर नहीं निकाले गए उनको बाहर निकाला जाए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे भी, हिमस्खलन को भी। इसके लिए एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबका स्वागत कर लेता हूँ। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से हमारे साथ आशीष सैनी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत है आशीष सैनी जी आपका। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक यहाँ पर मौजूद हैं वीरेंद्र शर्मा जी स्टूडियो में, बहुत स्वागत है आपका। और जेपी बैठानी जी हमारे साथ पर्यावरणविद हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले कमलेश जी आपके पास आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि सरकार आपकी है, युद्ध स्तर पर काम करने की बात की जा रही है और दिखाई भी दे रहा है। खुद मुख्यमंत्री आज सुबह हवाई सर्वेक्षण भी किया, स्थलीय निरीक्षण भी किया, अधिकारियों को निर्देश भी वहाँ पर दिए हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए तो 5 श्रमिक जो कि अभी भी लापता हैं, उनके कुशल क्षेम की सभी दुआएं भी कर रहे हैं। सरकार की ओर से जो प्रयास है वो किस स्तर पर जारी हैं, कमलेश जी? बिल्कुल, देखिए रवि जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए बहुत ही दुखद घटना है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, यही हम ईश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो घटना घटी है वाकई बहुत दिल को दहलाने वाली है। जिस तरीके से हमारे श्रमिक वहां पर आराम कर रहे थे, क्योंकि 4 से 5 बजे एक ऐसा नींद का झोंका भी होता है कि कुछ पता नहीं चलता कहाँ क्या चीज हो रही है। और जिस वक्त ये घटना घटी, मुझे लगता है कि सभी लोग श्रमिक वहां पर आराम कर रहे थे, हाँ। अपने कंटेनर में, अपने कैंप में। इस तरह की घटनाएं ना हो, ईश्वर से प्रार्थना है। दूसरा, मैं धन्यवाद भी करूंगी अपने उन सैनिकों का, अपने एनडीआरएफ का, अपने बीआरओ का, अपने जो हमारे आपदा प्रबंधन के जो विभागीय वहां पर कर्मचारी हैं जो लगे हैं, जो हमारे उन श्रमिकों को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को जो उस वक्त वहां पर थे, उन्हें सबको निकालने के लिए, क्योंकि उनकी मदद के बगैर मुझे लगता है कि वाकई कुछ ना होता। जिस प्रकार से वो एक अचानक तो वहां से हिमस्खलन हुआ है, और क्योंकि ये कुदरत, प्रकृति का एक ऐसा
चक्र है कि ये इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने जो तत्परता दिखाने का काम किया, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम किया, जो उन्होंने वहां के रहने वाले हमारे अधिकारी जो वहीं पर थे, जो सारी चीजों को देख रहे थे, मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी की तत्परता है कि वो स्वयं जैसे ही इस घटना का पता चला, उन्होंने तुरंत संपर्क करना शुरू करा, क्योंकि कल मौसम बहुत खराब था, बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियां थी। जी जी। आज सुबह ही जैसे ही मुख्यमंत्री जी वहां पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले हमारे जो कर्मचारी थे वहां पे, श्रमिक थे, उन सबका कुशल क्षेम पूछा, उनकी तबीयत पूछी, उनके किस प्रकार से उनकी मदद हो रही है, कैसे उनको निकाला जा रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर मॉनिटरिंग सरकार की है। और क्योंकि रवि जी, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि उनके कार्यकाल में इस तरह की कोई घटना घटे, हमारे किसी भी एक भी नागरिक के साथ इस तरह की अप्रिय घटना घटे या उसका अहित हो। वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि हम कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालें। और वही कारण है कि सरकार पूरी तरीके से वहां पर पहुंचने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और तमाम जितने अधिकारी थे वो लोग बहुत ही संजीदा होकर के और बहुत सीरियस उस सबको निकालने का काम कर रहे हैं। और दुखद बात ये हुई कि इलाज के दौरान, रवि जी, इलाज के दौरान हमारे 4 जो कर्मचारी थे हमारे, उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत दुखद है। हम प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से कि एक भी कोई ऐसी कैजुअलिटी ना हो, एक भी कोई ऐसी घटना ना हो जो हमारे प्रदेश के लिए ठीक ना हो। अब जो 5 व्यक्ति और वहां पर फंसे हैं, पूरी कोशिश सरकार की है कि वो सही सलामत वहां से निकले, और पूरा प्रदेश इस ओर प्रार्थना भी कर रहा है। और क्योंकि सबसे ज्यादा अभी हमारे जो वो बैठे हैं आपके साथ में, हमारे इन सारी चीजों को जो देखते हैं, ग्लोबल पे जो बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छा बेहतर बता पाएंगे कि हमारे ग्लेशियर वहां से जिस प्रकार से पिघलने का काम हुआ आपको वहां पर, क्योंकि गर्मी थी 2-4 दिन से, मुझे लगता है यही सारी चीजों का रहा होगा। सरकार की पूरी कोशिश रहती है कि सबको बचाने का काम किया जाए। ठीक है आशीष सैनी जी, सरकार की पूरी कोशिश से हम देख भी रहे हैं कि लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं, और सफलता ये है कि 50 श्रमिकों को यहाँ से निकाल लिया गया। हालांकि दुखद घटना यह है कि 4 श्रमिकों ने दम तोड़ दिया, 5 श्रमिक अभी भी लापता हैं। सरकार कह रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर लगातार नजर बनाए हुए भी है, केंद्र की ओर से पूरा सहयोग मिल रहा है। जीत, ये बड़ी दुर्घटना है किसी भी व्यक्ति का जो अपने घर से बाहर कारोबार और रोजगार की तलाश में उत्तराखंड में आया, या उत्तराखंड का भी व्यक्ति था, तो वो जो तलाश में आया उसको दुखद मृत्यु का सामना करना पड़ा। ये निश्चित दुखदायी है और बड़ा गंभीर मामला है कि हम लोग जो सुरक्षा उपकरणों की और सुरक्षा की बात करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कि जब वो कोई ऐसा कार्य करे खासकर दुर्गम क्षेत्रों में, तो उनके लिए एक नियमावली बनी हुई है, और उनके नियमावली पर साइन भी होते हैं और अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर लिए भी जाते हैं। और हमारे देश का मौसम विभाग एक इतना सशक्त है कि आने वाले समय में 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले वो मौसम का पूर्वानुमान बताता है। राज्य सरकार को स्पष्ट जानकारी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दौरा राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में यहाँ पर होना था, वह केवल इसलिए थोड़ा सा दोबारा के लिए स्थगित किया गया कि मौसम की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। तो मौसम विभाग ने तो वो जानकारी सभी को दी, वो तो मेरे पास भी थी और कमलेश जी के पास भी थी और मुख्यमंत्री जी के पास भी थी। ये जानकारी होने के बावजूद संबंधित कंपनी यदि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यदि अपने उनके बचाव उपाय नहीं कर पाई या उनको एक दूसरे सुरक्षित स्थान पर नहीं ले गई, तो मेरा ये मानना है कि ये प्राकृतिक आपदा के साथ साथ ये एक मानवीय भूल भी है जिसका नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है। मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा, क्योंकि आलोचना तो सरकार ने सुननी बंद कर दी है, लेकिन मैं इस अधिकारियों से निवेदन करूंगा जो कॉन्ट्रैक्टर दुर्गम क्षेत्रों में काम करते हैं, यदि मौसम प्रभावित क्षेत्र है तो उनको उस स्थान से दूसरी जगह पर, सुरक्षित जगह पर रखने के उपाय किए जाए, इसकी एक नियमावली बने। यदि ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जाए तो संबंधित कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में 2 घटनाएं पहले हो चुकी हैं। जोशीमठ के नीचे जो पानी का लीकेज हुआ और सिलक्यारा सुरंग का मामला, दोनों ही मामले बड़े गंभीर थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कमलेश रमन जी से कि विपक्ष की आलोचना को आप एक अच्छे ढंग से ले। आप बार बार हर जगह ये कह कि विपक्ष नाराज है, विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष का काम है। हमने आपसे जब सिलक्यारा की घटना घटी तो जब छानबीन करी तो पता लगा सिलक्यारा की घटना में बचाने के लिए
उनको आरोपियों को बचाने के लिए, लापरवाही करने वाले लोगों को बचाने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र, पूरा भाजपा लगी रही। लास्ट में आपने उनसे करोड़ों रुपए चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो हमें सबसे अधिक आपत्ति है कि जो व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्टर होगा, अभी इस घटना में भी मैं जानकारी ले लूंगा कि यदि वो भाजपा से जुड़ा हुआ होगा या इन्हें मोटा चंदा देगा तो निश्चित रूप से उसे बचाने का प्रयास तो राज्य सरकार करेगी। ठीक है। मैंने अच्छा, मुख्यमंत्री जी के हाँ, बयान में कहीं ये नहीं सुना कि उन्होंने लापरवाही करने वाली कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बात कही हो। इससे पहले एक दुर्घटना और हुई थी, जो आपको ध्यान हो, जो हेलीकॉप्टर कंपनी थी, कमलेश जाऊंगा आपके उसमें पास। एविएशन के ही एक बड़े अधिकारी की बहुत दुखद मृत्यु हुई, केवल एसओपी का पालन न करने के कारण। देखिए ये चीजें बड़ी, जब हम कहते हैं या हमारे पर्यावरणविद कोई बात रखते हैं या कोई आपत्ति करते हैं, तो उस वक्त कंपनियां, नेता, सरकार बड़ी लापरवाही से गुजार देती है। लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तब बड़ा दिल पर दुख होता है, काश हम ऐसा कर सकते या काश हम इसे ठीक करते। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जी जी। हम ये कह सकते हैं कि रावण चाहे कितना भी बुरा था, लेकिन लापरवाही वाले करने वाले ठेकेदार से कभी उन्होंने रिश्वत या चंदा नहीं मांगा। ठीक है, और पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। दीपक रावत जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात हमने सुन ली, लेकिन इस समय सब लोग दुआई कर रहे हैं कि 5 जो श्रमिक हैं उनको भी सकुशल निकाल लिया जाए, और उन सांसों की उम्मीदें अभी बाकी भी हैं। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल कैसे देखता है सरकार की इन तैयारियों को और जो सब कुछ हुआ है? रवि जी, जिन श्रमिकों ने इस प्राकृतिक आपदा में अपनी जान को गंवाया है, सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से उनके परिवार को संवेदना प्रकट करता हूं। और जो श्रमिक अभी तक नहीं मिले हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सुकुशल रहें, पहुँचें और बहुत जल्द उनका रेस्क्यू हो और वो सुकुशल अपने परिवार के साथ मिले। और रही बात कि इस घटनाक्रम की, तो देखिए ये प्रदेश हमारा उत्तराखंड लगातार प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता हुआ आ रहा है। और कुछ प्राकृतिक आपदाएं रवि जी प्राकृतिक रूप से आती हैं और कुछ मानवीय भूलों के कारण या अंधाधुंध विकास के पथ पर चलने के कारण भी कभी कभी हम न्योता देते हैं ऐसी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को। कहीं ना कहीं पर रवि जी अगर हम इसकी जांच करें, सरकार जब जांच करेगी तो निश्चित रूप से 3 दिन का अलर्ट मौसम विभाग का था, पूरे प्रदेश को था, चिन्हित जिलों को भी, जो जिन जिलों में अतिवृष्टि होनी थी वर्षा की, ये भी मौसम विभाग के द्वारा घोषणा की गई थी। तो कहीं ना कहीं पर अगर इस परिस्थिति में वहाँ मजदूरों का रहना या मजदूरों का टिके रहना या उनसे कार्य करवाना, ये तीनों ही अलग परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हमें लगता है कि हमने कहीं ना कहीं पर उनकी जान को जोखिम में डाला हुआ था। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होती तो शायद हम उनको कहीं सुरक्षित जगह में उनको ले जा चुके होते या ले जाने का प्रयास कर रहे होते, कुछ भी। लेकिन अब ये घटना घट चुकी है, इसकी जांच सरकार करेगी। लेकिन रवि जी एक चीज हमें देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी कि विकास के नाम पर जो हम बार बार कह रहे हैं कि हिमालयन नीति बननी चाहिए। जितने भी हिमालयन राज्य हैं और विशेष रूप से उत्तराखंड, अगर मैं पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठाऊं 2013 के बाद से, तो लगातार कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा नहीं है जो बच्चे टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। एक सुनामी को छोड़कर जो समुद्र के रास्ते आती है और एक फ्लड जो बाढ़ जैसी समस्या हो, इसके अलावा बाकी सारी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो इस उत्तराखंड में होती है और उसका 10 उत्तराखंड झेलता है। तो कहीं ना कहीं पर हमें एक सुनियोजित तरीके से एक योजना बनानी पड़ेगी। अगर जान माल का कम से कम नुकसान, जो उच्च तकनीक हम लोग आज की डेट में इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए कम से कम जान माल का नुकसान हो, ऐसी कोई व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी, नीति बनानी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले 25 वर्षों से न केंद्र के स्तर पर और न राज्य के स्तर पर, विशेष रूप में उत्तराखंड की बात करूं, ऐसी किसी नीति पर कि कोई भी कार्य अब तक नहीं किया गया है। तो देखिए, एक जो एसओपी की बात हो रही है, ये एसओपी वाकई में होनी चाहिए जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए, जो वहां की संस्थाएं जिनके अंतर्गत वो काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो सरकार है जो जिसके अंतर्गत ये काम हो रही है उन सभी के लिए एक एसओपी होनी चाहिए, ताकि सभी एक नियम कानून के अंदर बंधे रहें। क्योंकि अब ये घटनाक्रम हो चुका है, तो अब तो सिर्फ एक हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जो लोग नहीं मिले हैं उनको ढूंढा जाए, सुकुशल घर वापस आ जाए। ठीक है। वीरेंद्र शर्मा जी से इस पर टिप्पणी लेता हूँ। वीरेंद्र शर्मा जी। रवि जी, देखिए, ये घटना सुन के सभी का दिल बहुत दुखी है।
और सबसे पहले मैं उन परिवारों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनके परिवार से हमारे मज़दूर भाई थे और इनके साथ जो हादसा हुआ है वो बहुत ही दयनीय है। अब बात सरकार की कार्यशैली पे आती है कि भाई सरकार अपना क्या रोल प्ले कर रही है। सरकार आनन फानन में, कोई भी सरकार होती वो यही एक्टिवनेस ज़रूर करती हैं बाद में, सिर्फ वो इसलिए कि उसको मीडिया के सामने अपनी फ़ोटोग्राफी और अपनी किरकिरी जो सुननी पड़ती है उसको ओवरकम करने के लिए ये सब चीज़ें आनन फानन में बाद में होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी भी आपदा को जो भी न्योता दे रहे हैं वो तो सरकारें ही दे रही है आजकल की, क्योंकि सरकारों के जो कार्यशैली है, सरकारों की जो आजकल की विकास की जो नीतियां हैं वो तो प्राकृतिक आपदाओं को खुला निमंत्रण है कि आप आइए और हमारे यहाँ इतने लोगों की जानें हर मौसम में हर साल लेकर जाइए। क्योंकि आप कितनी आपदाएं हम देखते आ रहे हैं, साल में कम से कम 4-5 आपदाएं हम हर बार देखते हैं। बरसातों में अलग प्रकार की आपदाएं झेलते हैं हम लोग, सर्दियों में इस तरीके की आपदाएं झेल रहे हैं और गर्मियों में दूसरे प्रकार की आपदाएं झेल रहे। हम तो आपदाओं का प्रदेश बन गया है, हम तो ट्रेजेडी प्रदेश बन गए हैं। ये ट्रेजेडियां जो हो रही है ये कोई नेचुरल ट्रेजेडी नहीं है, ये नेचुरल ट्रेजेडी को बुलावा है सरकारों के द्वारा अनियमित तरीके से और मनमाने तरीके से। जो विकास की जो इनकी नीतियां हैं, कौन से कहाँ इन्होंने देखो पूरे पहाड़ों में, गढ़वाल रीजन की बेल्ट में सब जगह इन्होंने छेद कर दिए हैं विकास के नाम से। आप देखिए कितनी सुरंगें बन गई है, कितने हाइड्रो प्रोजेक्ट को ये लोग यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, कितने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट को अपना बिजली बेचने के उसमें बिजली बेच भी कहाँ रहे। प्रदेश के लोग तो उससे भी परेशान है बिजली के बिल से, कि बिजली के बिल इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े बिल आते हैं जिस प्रदेश में इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जिस तरीके की इनकी जो नीतियां हैं, चाहे कोई भी सरकार, आज बीजेपी है कई सालों से यहाँ पे, कांग्रेस भी आएगी, वो भी उन्हीं के कदम ताल पे चलेगी। क्योंकि ये नीतियां जो है ना, इनको ठीक ढंग से एक बार चिंतन करके अगर बनाया जाए तो यहाँ पे जो एनजीटी अपनी चिंताएं व्यक्त करती है उन सबको कभी अगर दरकिनार ना किया जाए, अगर लॉज के हिसाब से किया जाएगा तो इस तरीके की आपदाएं आने वाले समय में वो उसको, अब देखो जो डिजास्टर तो होना है वो तो होगा, क्योंकि जो कुछ कर चुके हैं उसकी वजह से जो होना है वो तो होके रहेगा। लेकिन अब जो कम से कम आगे तो संभलो, आगे तो सुधार करो, आगे तो जो लोगों की जाने मत गंवाओ। अब वहां पे सांत्वना देने जा रहे आप, अगर कोई व्यक्ति अपनी मौत से जूझ रहा है या वो मर रहा है, अब आप उसके बाद उसके साथ सांत्वना दे रहे, उसको इनाम बांट रहे, उसके परिवार वालों को आप माला पहना रहे, ये क्या है? ये सब तो ढोंग है जी, ये तो आप इंसानियत के खिलाफ है। ये तो सिर्फ आप एक दिखावा कर रहे हैं, वोट बैंकिंग की राजनीति करते हैं कि कल के लिए हमें किरकिरी ना सुननी पड़े, इसलिए हम लोग वहां पे जा रहे हैं, आनन फानन में अपनी व्यवस्थाएं दिखा रहे। देखिए जी, हमने तो 4 हेलीकॉप्टर लगा दिए और इस तरीके के हेलीकॉप्टर है कि वो बिल्कुल 24 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद किस तरीके की नीतियां होनी चाहिए उस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। उसके बाद मैं पर्यावरणविद जेपी मैठाणी जी के पास जाऊंगा और उनसे जानेंगे कि जो प्रदेश में हो रहा है उसे हम कैसे समझ सकते हैं और इससे बचाव की जिन नीतियों की बात विपक्ष कर रहा है वो नीतियां आखिर क्या होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं चमोली के माणा में जो हादसा हुआ, पक्ष और विपक्ष की जो बात है वो हम सबके सामने है। सरकार का दावा है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी किस कदर चल रहा है यहाँ पर हम आम जनता भी बेहतर तरीके से समझती है। पर्यावरणविद जेपी मैठाणी जी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। मैठाणी जी, क्योंकि जब भी इस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो पहला एक लाइन होती है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उन पर कैसे तुरंत रिस्पॉन्स टाइम कम हो, रेस्क्यू किया जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर तमाम सवाल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप सुन ही रहे थे, तो मुझे लगता है कि आप इस पर बेहतर तरीके से समझा सकते हैं जो प्रदेश में हो रहा है और जिस तरीके से हमने, ये पहली आपदा नहीं है, कई आपदाएं हमने झेली। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। सबसे पहले तो
सभी जैसे पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात कही, मेरा भी उनके उन परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है जिन्होंने असमय अपने कमाऊ सदस्य को खोया है, क्योंकि इसके बाद उनके परिवार के लिए बहुत कठिन समय शुरू होगा। जी। बातें हैं माउंटेन मैनर्स, माउंटेन हैजार्ड्स और कैंप साइट सिलेक्शन। तो ये तो आईटीबीपी वहाँ पे थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन था, और वहाँ पे जो लेबर थे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें बिहार के 10 थे, हिमाचल प्रदेश से 7 थे, पंजाब से 1 है, उत्तराखंड से 11 है, जम्मू कश्मीर से 1 है, उत्तर प्रदेश से 11 हैं। कुछ लोगों के पते उस लिस्ट में दर्ज नहीं है, उनकी संख्या लगभग 10 है। 57 में से 55 लोग बताते हैं ऑन साइट थे। लेकिन हम ये मेरे मन में यही प्रश्न बार बार आता है कि माणा का जो वेलकम गेट है और जो माणा गेट है, माणा मुख्य गांव का पहला दूसरा मकान शुरू होता है, उस बीच का ये क्षेत्रफल क्षेत्र इन्होंने शायद इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पे सड़क समतल है, जी, चौड़ी है, जी, और यहाँ पर मेकशिफ्ट कैंप, यानी यहाँ पे काम हो रहा है तो फिलहाल लेबर यहाँ पे रहेगी, और वो फिर आगे जब 10 किलोमीटर आगे काम होगा तो फिर लेबर 10 किलोमीटर आगे चली जाएगी। जी, अभी बर्फबारी वगैरह की वजह से ये हुआ होगा कि ये कैंप को नीचे रखा गया। जी, लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि लेबर के लिए जो रहने के लिए जो आवासीय स्थान ये चयनित किया गया था, ये जियोफिजिकली या माउंटेन हैजार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से असुरक्षित स्थान माना जा सकता है, क्योंकि आप देखें इसके ऊपर से एवलांच आया है। ग्लेशियर तो पुरानी बर्फ होती है जिसमें कई वर्षों से बर्फ क्रिस्टल जमा होकर पाला जमकर फिर वो कठोर चट्टान जैसी हो जाती है, जिसको आइस कहते हैं। और ग्लेशियर का एक मुंह होता है जिसको स्नाउट कहते हैं। ग्लेशियर के ऊपर जो अचानक अभी पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो अधिकतर दिसंबर जनवरी में होता था, ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज फेनोमिना है उसमें हर चीज डिले हो रही है। लेकिन डिले होने के साथ साथ कई विचित्र प्रकार के हमको चेंजेस भी दिख रहे हैं। बुरांस का असमय खिलना, पैया या किसी अन्य फूल का असमय खिलना, लेकिन दूसरी तरफ अचानक बर्फ भी आ रही है। तो मतलब आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों दिन का तापमान बहुत अधिक गर्म रहा और सुबह और शाम अन्य वर्षों की अपेक्षा बहुत ज्यादा ठंडी रही। इस वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से जो मेक शिफ्ट हुआ है क्लाइमेटिकली, वो फ्रेश बर्फ ऊपर डिपोजिट हुई और वो फिसल के नीचे आ गई। वो फ्रेश बर्फ इसलिए पिघल के नीचे आ गई क्योंकि वो जमीन की सतह से पाले की वजह से या अन्य गुरुत्वाकर्षणीय जो सरफेस चाहिए उसके न होने की वजह से वो फिसल गई। बर्फबारी बहुत अधिक हुई, काफी मोटी बर्फ पड़ गई, मतलब 5-6 फीट। अब उतना भार वो सहन नहीं कर पाए ढाल पे और बह के नीचे आ गई। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सुखद कह सकते हैं ये बात कि जो कैंप थे, कैंप कंटेनर में थे, और कंटेनर का स्ट्रक्चर काफी मजबूत होता है जिसकी वजह से इतने हमारे लेबर बच पाए। अगर ये डीजीबीआर के या बीआरओ के ग्रेप के पुराने कोलतार के ड्रमों से बने छप्पर होते तो मुझे लगता है काफी मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती। तो ये थोड़ा सा एक बात रही कि कंटेनर्स में उनको अधिक, और कंटेनर कंपैरेटिवली इंसुलेटेड भी रहे होंगे तो वो गर्म भी रहते हैं। एकदम से ठंड में अगर वो 10-12 घंटे उसके अंदर रहे भी तो वो एकदम से उनके जान को उतना बड़ा खतरा पैदा नहीं हुआ। वरना पुलिस जब किसी को दंड देती है तो बर्फ की सिल्ली पे लिटा देती है और उसका 10-15 मिनट में ही हालत खराब हो जाती। तो ये एक तरह का टॉर्चर ट्रीटमेंट है क्लाइमेट का या नेचर का लेबर के प्रति। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा बहुत अच्छी भूमिका जो देखने में मिली वो कम से कम ये है कि ये सुबह ये घटना हुई और आईटीबीपी के लोगों को समय पे पता चल गया तो उसके बारे में अवेयरनेस हो गई, उसके बारे में समाचार फैल गए। ये सब ये होने से रेस्क्यू ऑपरेशन भी थोड़ा फास्ट हुआ
और थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी की अच्छी पहल रही कि वो ग्राउंड पे भी गए। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बीआरओ का ठेकेदार है या बीआरओ के जो अफसर हैं, उन्होंने गलत साइट पे लेबर को ठहराया था। और इसका जियो कभी भी जब हाई एल्टीट्यूड में सड़कें बनती है, कुछ भी कोई भी बसावट होती है, तो उसकी जियोलॉजिकल सर्वे की जाती है कि ये अवलांच की दृष्टि से, भूकंप की दृष्टि से, भूस्खलन की दृष्टि से, जंगल की आग की दृष्टि से संवेदनशील स्थान तो नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि माणा के गेट से लेकर और माणा गांव के बीच ये पूरा 1-1.5 किलोमीटर का जो ये सड़क है, ये काफी चौड़ी है और ये लेबल्ड जगह है, तो इसलिए उनको लगा ये सबसे सुरक्षित जगह है। यहाँ पे पीने के पानी की भी व्यवस्था, इसलिए लेबर को वहाँ पे सेटल किया गया होगा। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहता था कि सरकार को चाहिए या समस्त कार्यदायी संस्थाएं जो हाई एल्टीट्यूड में निर्माण का काम करते हैं, उनको अपने लेबर, चाहे वो अनस्किल्ड लेबर हो चाहे स्किल्ड लेबर हो, उन सबको आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड और एक तरह का उनके पास ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, उनके पास उपकरण भी होने चाहिए, उनके पास बचाव के साधन भी होने चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति को जोशीमठ हेलीपैड पे उतारा गया था स्ट्रेचर में, उसने सिर्फ इनर पहना हुआ था, तो इसका मतलब ये सब सोए हुए थे रात को, है ना। तो इनको आनंद फानंद में सबको उठाया गया वहां पर। तो कम से कम इस तरह के उपस्कर भी लेबर को दिया जाना चाहिए ठेकेदार द्वारा। और लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट फोन हो गया, क्योंकि बद्रीनाथ में तो जाड़ों में मोबाइल वगैरह काम करते नहीं, बैटरी चार्जिंग की सुविधा ये सब होती है। कमोबेश ये माना जा सकता है कि मौसम आईएमडी या अन्य के माध्यम से जो सूचनाएं प्रसारित की गई होंगी वो अमुक लोगों तक पहुंची नहीं, और अगर वो लेबरों तक पहुंचती भी तो उतनी बर्फ में वो इतनी जल्दी कहाँ शिफ्ट होते। बहुत ये बड़ा चैलेंज है। अगर वो लेबर या ठेकेदार कहता भी मेरी लेबर को हेलीपैड के नजदीक रख दो, तो आर्मी वाले बोलते कैसे रख दो, परमिशन लेनी पड़ेगी। या वो कहते कि हमको वो जो झील है बद्रीनाथ मंदिर के जाने के रास्ते से पहले, वो समतल जगह है जहाँ पे बद्रीनाथ का उतना बड़ा बस स्टॉप तो खाली था, लेबर को वहां रखते। ये बहुत अच्छी जगह थी, बहुत सुरक्षित खाली जगह, लेबर को वहां भी रखा जा सकता है। लेकिन ये है कि प्राकृतिक आपदाओं को रोका नहीं जा सकता। अब तो हम सिर्फ कह सकते हैं कि ये हो सकता था, वो हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है जब भी ऊंचे हिमालयी शिखरों में कहीं भी काम हो, माउंटेन मैनर्स, माउंटेन हैजार्ड्स और कैंप साइट सिलेक्शन पर मिलजुल कर सभी लाइन रेखीय विभागों, चाहे वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, आईटीबीपी हो, इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो, इन सब के आपसी तालमेल से, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से मानव सुरक्षा के लिए सही स्थान लेबरों के लिए चयनित किया जाना चाहिए। ये एक सीख है भविष्य के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, जिसको कि समझना होगा। जिस बात का जिक्र आपने किया है और आपने बताया भी कि इसे कैसे किया जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से जो हमारे बॉर्डर्स पर जो काम चल रहे हैं, जो कि लगातार चलते ही रहते हैं, चाहे किसी भी तरीके का मौसम हो, लेकिन वो जो वहाँ पर काम करने वाला श्रमिक है, जो लोग हैं, वो कहाँ पर रुक रहे हैं, उनके पास क्या उपकरण हैं, उनके पास क्या ट्रेनिंग है, अगर इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमलेश जी, विपक्ष ने भी अपने सवाल उठाए। एक सवाल यह है कि हम क्या नीति बनाकर चल रहे हैं। इसके साथ ही पर्यावरणविद हमारे साथ मैठानी जी ने भी बताया कि क्या हम इस तरीके के सजग थे। हालांकि हादसा हुआ, उससे सबको दुख है, लेकिन आने वाले वक्त में इस तरीके से अगर होता है, प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं, तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात मैठानी जी ने बताई है। साथ ही विपक्ष के सवाल भी हैं, आपका जवाब। बिल्कुल, देखिए अभी रवि जी, मैठानी जी ने बहुत सारी चीजों का जवाब बहुत बढ़िया दिया है। और वाकई अगर हमारे पास वो बेहतर कंटेनर ना होते तो किस प्रकार से वहाँ की स्थिति होती, ये इसका अंदाजा पर्यावरण और उपकरण भी वहां पर थे, कनेक्टिविटी भी थी। लेकिन जब ये हिमस्खलन हुआ तो कनेक्टिविटी भी वहां से खत्म हो गई और जो चीजें वहां व्यवस्थित थी, क्योंकि जब वहां बर्फबारी हुई और वो पिघल के नीचे आया पूरा का पूरा ग्लेशियर, पूरा बर्फ का पूरी चट्टान, तो चीजें वहां बिखर गई, वो किसी को पता नहीं चला, समझ में नहीं आया कि क्या है।
लेकिन जो वो 5 लोग हैं रवि जी, जहां तक हम अपना अंदाजा लगा सकते हैं, या तो वो कंटेनर से बाहर निकल के भागने की उन्होंने कोशिश करी, इस वजह से शायद वो अभी तक मिल नहीं पा रहे, पर हम दुआ करेंगे वो जरूर मिले और अपने गंतव्य को घर अपने वापसी करें। दूसरा, अभी पर्यावरणविद जी ने जिस तरीके से बताया, क्योंकि वहाँ 24 घंटे काम चलता है, ये बात सच है कि हो सकता है उनको सूचना नहीं मिली या क्या चीज है, पर उसकी जांच का विषय है, वो एक अलग मैटर है, वो बाद में होगा। पर इस वक्त जो सरकार अपनी प्राथमिकता को दिखा रही है, वो ये है कि हम एक एक जो हमारा वहां पर कर्मचारी है, जो हमारा श्रमिक है, वो जो वहां फंसा है, वो किस तरीके से बाहर आए। और क्योंकि ये प्रकृति का हमारा जो भौगोलिक परिस्थिति है, पहाड़ों की कहाँ पर बर्फ पड़ती है, आपने देखा होगा कि बिल्कुल हर्षिल और मसूरी के ऊपर तक का जो पूरा हमारा धनोल्टी क्षेत्र है, वहां तक हमारी बर्फ किस तरीके से गिरी हुई है, और गाड़ियां भी फिसलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको वाकई देखने की बात है। अभी हमारे सारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि विकास जो हम कर रहे हैं, उसकी वजह से ये शायद इस तरह की घटनाएं, अप्रिय घटनाएं जो हो रही, वो भी हो सकती है। बिल्कुल, मैं देखिए मानती हूँ इस चीज को कि हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रदेश का जनमानस है, उसको रोड भी चौड़ी चाहिए, उसको कनेक्टिविटी भी पूरी चाहिए, उसको जो है बिजली भी चाहिए, पानी की लाइट भी चाहिए, और कम से कम वहां तक जो हमारा जो ट्रेन का हमारा प्लेटफॉर्म जा रहा है, हमारी जो ट्रेन की पटरी जा रही है, वो भी चाहिए। तमाम वो चीजें जो पहाड़ के अंदर हो रही है, मैं मानती हूँ इस चीज को कि जब हम किसी चीज को छेड़ेंगे, क्योंकि पुराने पुराने हमारे जो पहाड़ हैं, पुराने पुराने जो हमारे ग्लेशियर हैं, वो जब हम किसी चीज को छेड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बॉम्बिंग होगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगेगा कि कुछ ना कुछ नुकसान। पर विकास भी हमें पहाड़ में पहुंचाना है, और इन चीजों से भी कैसे बचना है, ये हमारी जो केंद्र की हमारी सरकार है, वो इस पर पूरा ध्यान दे रही है। क्योंकि कहीं पर भी, जहां पर भी एक अगर पेंच लगाने की बात हो पहाड़ में, या हमें वहां सड़क चौड़ी करने की बात हो, तो बकायदा हमारे साइंटिस्ट वो ये चीजों को देखते हैं कि यहाँ पर पहाड़ कमजोर है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ हमारा मजबूत है, हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, रोड को चौड़ी कर सकते हैं, या हम पटरी पहुंचा सकते हैं। मुझे लगता है सारी तथ्यों को देखने के बाद ही सरकार काम करती है। पर उसके बावजूद भी रवि, इस तरह की जब घटनाएं घटती है, तो वाकई संवेदनशील है और दुखद है। हम चाहेंगे इस पर्दे की ऐसी घटनाएं ना घटे प्रदेश के अंदर, पर हम सबको मिलकर के, जितने भी हम, चाहे विपक्ष हो और चाहे सत्ता पक्ष हो, हम सबको मिलकर के इस प्रदेश को जो है एक आगे की तरफ ले जाने का काम करना चाहिए। और जो नुकसान हमें हो रहा है, उसका भी हम सबको मिलकर के कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई ऐसा मशवरा होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से इस प्रदेश को आगे ले जाएं। ठीक है। आशीष सहनी जी, सरकार कह रही है कि 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास को लेकर जो सवाल उठते हैं कि विकास हो रहा है और जो अनियमितताएं हो रही हैं, विपक्ष अक्सर कहता है, उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी काम होता है तो उससे पहले तमाम चीजें की जाती है, उसके बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, अभी मैंने कमलेश रमन जी के विचार सुने इस गंभीर मैटर पे। इन्होंने कहा कि जनता को विकास भी चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए। तो आप ऐसा कीजिए ना, जब भी कोई सुरक्षा की बात हो, जब भी कोई विकास कार्य ऐसा सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में किया जा रहा हो, तो आप पहले ही कुछ बलि ले लिया करो। हम लोग आ जाएंगे अपनी बलि देने के लिए, तब आप काम शुरू कर लिया करो। आपने तो ये मान लिया कि विकास होगा तो लोगों की मौत निश्चित होगी, तो आप तो पहले ही हाथ छोड़ चुके। हम कह रहे हैं कि सुदूर क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में काम करने के लिए जो एसओपी कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनाई गई है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो आप उस एसओपी को हटा दीजिए। पहले आप ठेकेदार का शोषण भी करेंगे और फिर बाद में एसओपी के नहीं पालन होगा तो उसके बाद कहेंगे कि नहीं तो होता ही है। ये चीज देखिए, हमें भी मालूम है प्राकृतिक आपदा है, हमें भी मालूम है, तो क्या जरूरत है फिर इतना बड़ा मौसम विभाग बना के रखने की, अगर आपको बलि ही लेकर काम चलाना है। यानी आप की संवेदनशीलता इस बात पर अड़ती है कि मुख्यमंत्री की सरकार की आलोचना कतई ना हो, चाहे लोग मरते रहे। आपने सिलक्यारा और जोशीमठ के जो पुराने कांड थे, उनसे आपने क्या सीखा? केवल चंदा वसूलना सीखा उन कंपनियों से जिन्होंने एसओपी में लापरवाही की। आप देखिए 5-6 राज्यों के लोग हैं और वहां पर एक मैसेज जाएगा कि उत्तराखंड में आप बुलाते तो है काम करने के लिए, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो देखिए, सुरक्षा दे पाना, चाहे वो हेलीकॉप्टर का संचालन हो, बसों का संचालन हो, या बसों की बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। आप सरकार एक काम जरूर कर रही है कि वो लगा रही है तो जिससे एक्सीडेंट ना हो, किनारे पर गार्डर्स लगाए जा रहे हैं बड़े बड़े, तो ये अच्छा कार्य है, हम तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए ना कि आपकी संवेदनशीलता समाप्त हो चुकी है।
आप चंदा वसूलते हैं उन कंपनियों से। तो ये कमलेश जी दिक्कत यहीं पर है, आप आलोचना सुनना नहीं चाहते और फिर कहते हैं कि विपक्ष सुझाव नहीं देता। ठीक है, मैंने निर्धारित रूप से ये बात कही है कि जो एसओपी कागज में लिखकर, नहीं सुन लीजिए एक सेकंड, आप ऐसे मत बोला कीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप सुन लिया कीजिए पहले। जो एसओपी कॉन्ट्रैक्टर का साइन, टेंडर साइन करते वक्त आपने जारी की, ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूं। आशीष संजय एक मिनट। कमलेश रमन जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि जो एसओपीज हैं, जो बॉर्डर पर जो काम चल रहा है, वहां पर जो होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए और जिन सुविधाओं का पालन कराना चाहिए, जो मानक होने चाहिए, उनका पालन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस घटना पर ऐसा नहीं हुआ होगा तो क्या कार्रवाई की उम्मीद या गुंजाइश बचती है? भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है इस पर? हाँ, देखिए बिल्कुल, अगर मानक का वहां पर उन्होंने पालन नहीं किया होगा तो वाकई सरकार इसका संज्ञान भी लेगी। ये जांच का विषय, मैंने अपनी बात में कहा कि ये जांच का विषय है, पर फिलहाल प्राथमिकता हमारी सबको बचाने की बिल्कुल, है। हम सबकी प्राथमिकता और सब। रवि जी मेरा एक सवाल है। ठीक है कमलेश जी, ठीक है, आशीष जी जल्दी रखिएगा बात, जल्दी रखिएगा अपनी बात। मेरा सवाल ये है, क्या सिलक्यारा उत्तरकाशी के कांड में और जोशीमठ की पूर्व की घटना में आपने क्या कार्रवाई करी? मुझे बस ये बताने का। ठीक है, मैं जवाब ले रहा हूँ कमलेश जी। देखिए, मुझे लगता है कि सैनी जी आज इस डिबेट को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे। जो है सत्ता पक्ष को यहाँ घेरने का काम करूं। अगर कार्रवाई नहीं हुई है, वहाँ पर मजदूर सकुशल बाहर निकल कर आए, कोई कैजुअलिटी वहाँ पर नहीं हुई है, तमाम चीजें वहाँ चल रही है, काम चल रहा है, कंपनी को तलब किया, कंपनी से सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि सिलक्यारा और जोशीमठ की कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करी? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, ठीक है, दीपक रावत जी की बात एक बार आने दीजिए, 3 लोग और भी हैं। दीपक रावत जी। रवि जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जो मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी करी गई थी उसकी जानकारी नीतीमाणा में रहने वाले लोगों को नहीं थी और उससे थोड़ा आगे आईटीबीपी की चौकी है उसको नहीं थी। नहीं, सबसे पहले तो वो जानकारी वहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता। जिसकी जानकारी, जिस चीज की जानकारी 3 दिन की अति वृष्टि की जानकारी या बर्फ की जानकारी पूरे प्रदेश को हो और इतने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वहां पर अगर सेना हो, जहां सेना भी हो, बीएसएफ भी हो, आईटीबीपी भी हो, उसको ये जानकारी ना हो, ये संभव नहीं है। ये जरूर है कि हाँ, उनको इस बात का अंदाजा नहीं लगा था कि जहां पर उन्होंने मजदूरों को ठहराया हुआ है वहां पर एवलांच आ सकता है, लेकिन जानकारी संपूर्ण रही, क्योंकि इस आधुनिक काल में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी सेना बॉर्डर में हो और उनको जानकारी ना हो कि किस प्रकार की मौसम वहां होने वाला है। तो ये स्वीकार्य योग्य नहीं है। रही बात जो एसओपी की बात है, तो एसओपी की बात मैं पहले भी कह चुका हूँ रवि जी। अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी जो कंटेनर था वो कंटेनर में रहे इसलिए जान माल बच गया, निश्चित रूप से। तो इसका 2 पहलू हैं। क्या वो कंटेनर सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया था या वो कंटेनर जो ठेकेदार था उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया था? और यदि वो सरकार द्वारा प्रोवाइड कराया गया था तो सरकार जिम्मेदारी ले कि जो मजदूर वहां काम करने वाले हैं उनको कंटेनर में किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। ये विषय है ना, प्रश्न इसी बात का तो है। एसओपी किस बात की है? एसओपी सरकार के लिए भी है, ठेकेदार के लिए भी है कि अगर वो कंटेनर रखा गया है तो कंटेनर के अंदर कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है मजदूरों को कि उनके जान माल की सुरक्षा की जा सके। यही तो एसओपी की बात हम कर रहे हैं, यही नीति की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। इस बात से कि बच गए तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि कंटेनर उत्तराखंड सरकार ने दिए या ये कंटेनर जो मजदूरों को है वो प्रोवाइड कराए गए ठेकेदार के द्वारा। अब ये जांच का विषय है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ये जांच का विषय है ना। अगर जान बची है तो उसका श्रेय जरूर मिलना चाहिए, और अगर नहीं बची है, जाने गई है, तो इसकी भी जवाबदेही होनी चाहिए। तो यही तो हम नीति की बात कर रहे हैं, यही तो एसओपी की बात कर रहे हैं। ये उतनी ठेकेदार के लिए भी है और ये उतनी सरकार के लिए भी है कि अगर हिमालयन जैसे दुर्गम क्षेत्र में कोई भी कार्य कराया जा रहा है, ये किया जा रहा है, बहुत जरूरी है, आप करिए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन काम करने वालों की सुरक्षा, एसओपी यही में हम कह रहे हैं। ये नहीं होगा कि आपने ठेका दे दिया, ठेकेदार फिर अपने इच्छा से काम करवा रहा है और जब ऐसी घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कोई ना ले। कमलेश जी आऊंगा आपके पास, वीरेंद्र शर्मा जी की बात ले लेते हैं पहले। वीरेंद्र शर्मा, देखिए कैंथुरा जी, हमारा भी सेम सवाल है जो कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने इनसे पूछा है, बीजेपी की प्रवक्ता से, कि आप ये बताइए जो पिछली घटनाएं हुई है और इसी पिछले 2024 में हुई घटनाएं,
उसमें आपकी कार्रवाई क्या हुई है आपकी सरकार की तरफ से? आप जवाब नहीं दे पा रही है, पहली चीज। अब आप इसमें ये भटकाने वाली बात नहीं है मैडम, ये आपको तथ्यों के साथ उसका जवाब देना पड़ेगा ऑन टीवी पे, वरना आप टीवी पे मत बैठिए। क्योंकि टीवी में बैठने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप अपनी बात और अपनी सरकार की लिपापोती करने के लिए आप आ रहे टीवी हैं। में बैठने का मतलब ये भी नहीं है कि संवेदनशील मुद्दे पर आप राजनीति करें। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक पार्टी से नहीं है, हम राजनीतिक पार्टी से नहीं है। पूछना चाहती हूँ कि बताइए क्या हो सकता है वहाँ पर, आप दीजिए मशवरा, दीजिए सरकार नहीं, सरकार ने पहली चीज, मुख्यमंत्री जी सुनिए आप, मैडम शर्मा जी की एक बार बात आने दीजिए, आऊंगा आप कमलेश बीच जी में आऊंगा, मत उसके बोलिए, बाद आपके आप पास ही बात आऊंगा। को शर्मा जी की सुनिए। एक बार बात अब आपके चिल्लाने से चीजें सॉल्व नहीं होगी, ठीक है शर्मा जी आप बात रखिएगा, आपके चिल्लाने से सॉल्व नहीं होगी चीजें, कोशिश मेरी कीजिएगा, बात को सुनिए। कोशिश कीजिएगा सर, क्योंकि एक्सपर्ट के तौर पर है कि हाँ, क्या मैं- हो सकता है। मैं ठीक है बता कमलेश जी, रहा मैं हूं, वही कह रहा हूँ, कमलेश जी मैं वही कह रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या हो आपको सकता है। बता रहा हूँ क्या है मुख्यमंत्री जी का ये बयान आना, मुख्यमंत्री जी का ठीक है, सुन बयान, लीजिए, क्या हो सकता है, बेहतर क्या हो सकता सुन है, लीजिए, बताइए सर। मैडम हम बता चुके हैं, हम बता चुके हैं कि ये जो नीतियां बननी चाहिए वो आपने सुना नहीं है, आप क्योंकि वो सुनना नहीं चाहती हैं। फिर पहले पूरी बात बस सुनिए। खाली टीवी पे बैठ करके नीतियां बनाएंगे, आप धरातल पर नहीं उतरेंगे कभी। एक मिनट खाली कमलेश जी टीवी सुन पे लीजिए। बैठेंगे और नीतियां बनाएंगे। नहीं तो आप मुख्यमंत्री से बात कराइए ना, आप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री से बात कराइए। कराइए, हम बताएंगे उन्हें, मुख्यमंत्री से बात कराइए, हम कहेंगे ना उन्हें। हाँ। आप अभी बात कराइए, फोन मिलाइए मुख्यमंत्री को, हाँ, हम मेरी बताएंगे बात उन्हें क्या काम सुनिए आप, करना है, मेरी बात तो सुनिए हम आप। बताएंगे सरकार कैसे चलती है। पहले ये मेरी- फैंसी ड्रेस कंपटीशन करके सरकार नहीं चलती। अच्छा एक क्या आप हर रोज अपनी अच्छा सरकार वीरेंद्र बचाने शर्मा में जी की टिके बात रहे? आने दीजिए, वीरेंद्र शर्मा जी, क्योंकि फाइनल कमेंट है एक सुझाव के तौर पर। नहीं, सरकार इतना को बोलने क्या की करना जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, सनी जी। मेरा सरकार को यही सुझाव है कि अब आप देखिए, काम मैंने कहा ना कि आनन फानन में काम आप ठीक कर रहे हैं बाद में, परंतु आपका ये कहना, मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के सामने ये बयान दिया है कि उनको मौसम की ठीक से जानकारी नहीं थी समय पे, मतलब मौसम विभाग ने समय पे जब तक जानकारी दी तब तक ये घटना हो गई थी, ऐसा न कहना बहुत। पर्यावरणविद जी ने क्या कहा? अरे मैडम कि सुन हो लीजिए, सकता है पर्यावरणविद जी ने टेक्निकल बात अरे रुक बोली, जाइए एक मिनट। उन्होंने आपको ये समझाया कि एवलांच और ग्लेशियर में ये फर्क है, आपको समझिए, बात को सुनो आप, हम क्या कह रहे हैं वो सुनिए आप। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे मौसम विभाग ने जब तक जानकारी दी तब तक घटना हो चुकी थी। नहीं, कैसा आप होना देखिए चाहिए ऑनलाइन, इसमें? देखिए क्या वो होना गलत चाहिए? वो है। बताइए, दूसरी क्या चीज हमने कहा कि कोई भी ये काम नहीं बताएंगे। जब भी ये चीजें इस तरीके की होती है, इसके लिए ठेकेदारों के लिए पहले से एसओपी जारी होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या सरकार को मौसम विभाग की जानकारी ना होती तो फिर मोदी जी का दौरा रद्द क्यों किया? मौसम विभाग को अगर जानकारी नहीं थी तो मोदी जी को आने देते ना उत्तरकाशी में। आपकी पूरी सरकार उत्तरकाशी में प्रचार और प्रसार में लगी हुई है और वहां लोग, मजदूर लोग मर रहे हैं, आप लोगों को उसकी कोई चिंता नहीं अच्छा, एक है। सेकंड, आपको मोदी अच्छा, जी की चिंता थी, ठीक है, ठीक है। आपको मोदी जी को क्यों नहीं ठीक है, बुलाया? मैं दो कमेंट ले लेता हूँ। कमलेश जी फाइनल कमेंट दे दीजिए आपके अपना। पास ठीक है है, ठीक है, क्योंकि आप ठीक है कुछ शर्मा कह जी। नहीं पा रही। ठीक है, दूसरी कमलेश जी। चीज, ऐसा नहीं है, सरकार के पास अगर मौसम अलर्ट नहीं होता तो वो मोदी जी का, अगर मौसम का अलर्ट ये नहीं होता। शर्मा जी, इसको सुनते लीजिए। कमलेश जी, मैडम आप सुनिए, कमलेश जी, आपका हम बीच में नहीं बोल रहे। सरकार जब भी कोई किसी को टेंडर देती है, किसी भी कंपनी को कोई टेंडर देती है, तो पूरे के ठीक है। अच्छा मैं एक बार जेपी मैठाणी जी पर जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई थी। एक मिनट का जेपी मैठाणी जी की बात सुन लीजिए सभी लोग। जेपी मैठाणी जी, जो प्राकृतिक आपदाओं पर आपने बताया था, ठीक है, विपक्ष भी अपना काम कर रहा है, सवाल उठाना भी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कैसे इस तरीके को, इसको ठीक ढंग से कर पाए। मैं तो कहता हूँ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं सर, जिन लोगों ने इसको गहराई से देखा है, उसके बारे में पढ़ा है, अध्ययन किया है, समझते हैं, उन लोगों से राय शुमारी करनी चाहिए ताकि हम ऐसी आपदाओं को रोक ना पाएं। तो अगर ऐसी आपदाएं आए तो उनमें कम से कम रिस्पॉन्स टाइम हमारा कम हो और ऐसी आपदाओं से हम बच सकें। मुझे ये लगता है कि जो भी निर्माणदायी एजेंसी है, चाहे वो राज्य सरकार की है चाहे केंद्र सरकार की है, यहाँ पे एक निर्माणदायी एजेंसी थी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो एक तरफ से ग्रेफ के अंदर आती है, वो अर्धसैनिक बल है एक तरह से। तो इसमें राज्य सरकार की डायरेक्ट कोई दखलंदाजी होती नहीं। बीआरओ ने काम दिया और बीआरओ का काम एक ठेकेदार कर रहा है। ठेकेदार ने अपनी कंपनी के माध्यम से कंटेनर वाले शेल्टर लोगों को दिए और असुरक्षित जगह पर मजदूरों का सेटलमेंट किया
और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एवलांच डेवलप हुआ, वो ढाल पर फिसला अलकनंदा घाटी में, जिसको कि वहां पर तो एक तरह से पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया उस एरिया को। यहाँ पर जो माउंटेन मैनर्स की जो मैं बात कर रहा था, कैंप साइट सिलेक्शन, ये पूरे हिमालय में जितने भी निर्माणदायी एजेंसी है उनको उसका पालन करना चाहिए। मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, IITBP है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग वाले हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, इन सबकी एक कमेटी रीजन स्पेसिफिक हर जगह बननी चाहिए ताकि निर्दोष लोगों की जान न जाए। क्योंकि हम तो यहाँ पे डिबेट करते रहेंगे, अंत में जो 5 या 7-8 लोग जिनकी डेथ होगी उनके परिवार को तो जीवन भर का कष्ट है और दुख है। तो इसमें राज्य सरकार भी उनको कंपनसेट करे, उनके परिवार के लोगों को रोजगार दे, वही एक मलहम लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, वक्त इतना ही, इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। आशीष सनी जी, जल्दी से एक लाइन, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं इस पे एक ही लाइन जोड़ना चाह रहा था जो अभी मैठानी जी ने जोड़ने की कोशिश की, कि उस SOP में ये भी शामिल हो कि यदि कोई दुर्घटना हो तो कितना मुआवजा किसके द्वारा दिया जाएगा, कितना मुआवजा जो ठेकेदार ने जिनका इंश्योरेंस किया था उससे राज्य सरकार क्या देगी, गिरफ्त क्या देगी, ये सब चीज तय होनी चाहिए पहले से ही। और दूसरी, दुर्घटना होने की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम दुर्घटना ना हो उसकी तैयारी ज्यादा करें। हमारी भाजपा की प्रवक्ता ने जिस प्रकार की असंवेदनशीलता दिखाई है, भी मुझे इस पर बड़ा दुख है। हम सभी लोगों को तो मुझे ये लगता है इस वक्त ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग बना रही सड़क, लेकिन ठीक है JP मैठानी जी, वक्त इतना ही है इसलिए आपको सर रोक रहा हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो इस वक्त हम सब की निगाहें हैं जो 5 श्रमिक अभी भी लापता हैं, उनके जल्द सकुशल वो मिल जाएं, ये सब दुआ कीजिए। साथ ही साथ जो सवाल उठे हैं, इन सवालों पर सरकारों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कैसे हम इन आपदाओं से निपट सकते हैं। उत्तराखंड में नई बात नहीं है, इससे पहले भी हमने कई दंश इस तरीके के झेले हैं। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।